स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड को दो करंट के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। पहला कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट के बारे में आप जानते हो कि जो किसी वायर या किसी कंडक्टिंग मटेरियल में जो करंट फ्लो होती है उसको कंडक्शन करंट बोलते हैं। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट। अब फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है कि ऐसी करंट जो कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। राइट, स्टूडेंट्स, आप ये कैपेसिटर इस तरीके से बनाते हो, राइट, और ये हमारे कैपेसिटर है, तो इसको हमने बैटरी से जोड़ रखा है। अब फ्रेंड्स क्या है कि जब भी आप जब आप इस की को यहाँ पर लगाओगे तो उस केस में सर्किट में करंट फ्लो होती है। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में गैप है, लेकिन इसके बावजूद भी सर्किट से करंट फ्लो होती है। राइट, अब एक करंट ऐसी होगी जो कि इस कंडक्टिंग वायर में से फ्लो होगी, राइट, वो तो होगी हमारी कंडक्शन करंट। और दूसरी करंट ऐसी होगी जो कि इन दोनों प्लेटों के बीच में फ्लो होगी, उसको हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। राइट, अब क्या होगा, यदि डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ फ्लो नहीं होती तो इस सर्किट से करंट का फ्लो होना असंभव था, क्योंकि यदि इन दोनों के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होती तो सर्किट हमारा ओपन होता। आपको पता है ओपन सर्किट से कभी करंट फ्लो नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट है कि इन दोनों की जब जब कैपेसिटर चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है, उस केस में इन प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक करंट फ्लो होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। राइट, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू जो होती है वो कंडक्शन करंट के इक्वल होती है कैपेसिटर के केस में। अब क्या है कि इस प्रकार से जो एम्पियर्स फ्लो है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। कौन सा होगा हमारा एम्पियर्स फ्लो। तो एम्पियर्स फ्लो को आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो करंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है, एक तो कंडक्शन करंट और दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी। राइट, अब मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी के लिए करंट डेंसिटी J है और कंडक्शन करंट I के लिए करंट डेंसिटी J है। राइट, हमने मान लिया कि आईडी करंट के लिए करंट डेंसिटी JD है और कंडक्शन करंट के लिए करंट डेंसिटी J है। राइट, तो ये मान लेते हैं कि एरिया है, टोटल एरिया A, और इस एरिया से टोटल करंट जो है वो I फ्लो हो रही है कंडक्शन करंट की बात करें तो। अब यदि इस कंडक्शन करंट के लिए करंट डेंसिटी J हो तो इस पूरी एरिया से फ्लो होने वाली करंट को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, J वेक्टर डॉट DA वेक्टर का इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि करंट डेंसिटी J का सरफेस इंटीग्रल। राइट, इस करंट डेंसिटी J का इस पूरी एरिया के लिए जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो टोटल करंट I के इक्वल होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि इस वायर में कोई डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रही है, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए यदि करंट डेंसिटी JD है, जस्ट एज इंस्टेंस, राइट, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा स्टूडेंट्स वो कभी किसी कंडक्टिंग मटेरियल से फ्लो नहीं होता, वो उन दोनों जैसे मान लो यहाँ प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, दूसरी कंडक्टिंग प्लेट है, इन दोनों के बीच में फ्लो होता है। जस्ट इंस्टेंस अपने मान लेते हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आईडी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होती है और इस डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए करंट डेंसिटी JD है, तो इस टोटल सरफेस से फ्लो होने वाली करंट आईडी कितनी हो जाएगी, जो JD है हमारा उसका सरफेस इंटीग्रल।
राइट। अब आप क्या करो, इन दोनों की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दो। तो बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, इसको मैं इस तरीके से अब मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ये माना गया है कि जो दोनों करंट है वो किसी एक ही एरिया से फ्लो हो रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, राइट। तो इन दोनों की जो करंट डेंसिटी होगी वो जे और जेडी को, जो करंट है वो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, राइट। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर ये वैल्यू। अब हम यहां पर स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और स्टोक्स थ्योरम ये कहती है, चूंकि स्टूडेंट्स आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कर्ल करता है वायर के चारों ओर, इसलिए इसका कर्ल 0 नहीं होता। इसलिए यदि किसी, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एम्पीरियल लूप है, राइट, और इस एम्पीरियल लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि क्लोज लूप है इसलिए इस एम्पीरियल लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंडिकेशन P डॉट dl है। अभी जो लाइन इंडिकेशन होगा इस क्लोज लूप के लिए, इस क्लोज पाथ के लिए, वो इस क्लोज पाथ के द्वारा, इस एम्पीरियल लूप के द्वारा बाउंड किए गए एरिया, राइट, बाउंड किए गए एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड के कर्ल का सरफेस इंटीग्रेशन के इक्वल होगा, राइट। ये होगी हमारी स्टोक्स थ्योरम के द्वारा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टोक्स थ्योरम का पालन करता है, इसलिए हमने स्टोक्स थ्योरम के द्वारा किसी एम्पीरियल लूप के लिए ये डिफाइन कर दिया, राइट। अब क्या है, इसको आप ये लिख सकते हो, तो हमने इसकी जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर दी, राइट। अब देखो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन है, यहाँ पर भी सरफेस इंटीग्रेशन है, तो जो टर्म होगी सरफेस इंटीग्रेशन वाली आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो जो टोटल रिजल्ट आपको मिलेगा उस प्रकार से मिलेगा B0 J वेक्टर प्लस B0 JD, राइट। तो स्टूडेंट्स चूंकि यहाँ पर दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रेशन था तो आपस में कैंसिल हो गया। इसके बाद में जो रेगनिक हमको मिली वो ये मिली कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू B0 J वेक्टर प्लस B0 J वेक्टर।